वैसे तो बीएफएम के केस में पूरा का पूरा जो मॉड्यूल बी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज से मॉड्यूल बी का मतलब है लगभग आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है, बिकॉज मॉड्यूल बी इज वेरी मच रिलेटेड टू मॉड्यूल डी। तो अगर मॉड्यूल बी हो जाता है तो मॉड्यूल डी भी कुछ हद तक आपका कवर हो जाएगा। और उसमें भी जो बेसल 3 की गाइडेंस है, बेसल 3 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि वीडियो तो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें, बिकॉज थ्रू दिस क्वेश्चन विल ट्राई टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। तो कम से कम 2 पार्ट्स इस वीडियो के रहेंगे, तो उनको जरूर गो थ्रू करना। एंड मेक श्योर कि आप हमारे अर्ली बर्ड पैक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर मिल जाता है ए टू जेड सब चीजों का। सो डू एनरोल राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। तो चाहे फुल कोर्स वीडियोस हैं, केस स्टडी वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज प्रोफेसर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो डू एनरोल राइट नाउ। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, या सिंपली व्हाट्सअप कर दीजिए राइटिंग सी आई अर्ली बर्ड, एंड आई बी sharing all the details to you, right? So let's start the session. Question number one, here it says a bank in India, a bank in India is structuring its capital base to comply with the domestic regulations. It has successfully issued the PNCPS, that is a perpetual non-cumulative preference shares amounting 1.8% of its total risk-weighted assets. According to the guidelines presented, what is the correct regulatory treatment for the full amount of these issued PNCPS? तो पूरा का पूरा जो अमाउंट पीएनसीपीएस में इशू किया गया उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में हमने बताना है। द इंटायर The entire 1.8% can be included under the additional tier 1, as PNCPS are a core component of the tier 1. Only 1.5% of the PNCPS can be included in additional tier 1. The excess amount of 0.3% cannot be included in any part of the regulatory capital. The entire 1.8% is classified as tier 2 as it exceeds the specified limit and additional tier 1 instruments. 1.5% RWA's worth of PNCPS can be included in additional tier 1, with the remaining 0.3% eligible for inclusion in the tier 2 capital. So which one is going to be the correct answer? देखो पूरा का पूरा अमाउंट तो हम शामिल नहीं कर सकते, 1.8% है तो उसको हम नहीं शामिल कर सकते टीयर 1 कैपिटल में, बिकॉज लेट मी टेल यू, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टीयर 1 कैपिटल, जिसको कि कोर कैपिटल या गोइंग कंसर्न कैपिटल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वी से इट टू बी द गोइंग कंसर्न कैपिटल। सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म होती है ये कैपिटल की, एंड इसी को हम कोर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। वी ऑल्सो से दिस टू बी द कोर कैपिटल, राइट? अब इसके दो कंपोनेंट हैं, वन इट्स रिलेटेड टू द CET1, दैट इज कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, एंड दूसरा होता है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ये दो कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ पर अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें CET1 की, तो इंडियन रेगुलेटर के हिसाब से डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5.5%, राइट? और 81 मैक्सिमम जो होता है डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 1.5% मैक्सिमम, किसका? रिस्क वेट एसेट्स का। अब इस केस में कितना मेंटेन कर रहे हैं हम? Now in this scenario we are maintaining it to be 1.8%, जो कि अलाउड ही नहीं है। तो 1.5% जो है सिर्फ और सिर्फ वो रिटेन कर सकते हैं हम किसमें? CET1 में, सॉरी एडिशनल टीयर 1 में। और जो एडिशनल होगा इससे ऊपर का 0.3% होगा, डेट विल गो टू द टीयर 2 कैपिटल, वो टीयर 2 कैपिटल में जाएगा, राइट? तो यहां पर हमारे पास अकॉर्डिंगली वी लुक एट, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। That 1.5% of the risk-weighted assets worth of PNCPS can be included in the additional tier 1, and with the remaining 0.3% eligible for the inclusion in tier 2 capital, right? So option D is the correct answer here. So that is going to be the correct answer. ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। It says Basel 1 Accord was significantly amended in 1996, well before the comprehensive overhaul of Basel 2. This amendment was a direct response to growing concerns about specific type of risk that the regional accord did not explicitly capitalize. What was the primary focus of this amendment in 1996, and how did it change the capital requirement formula? So it introduced, option A कह रहा है, it introduced capital charge for the operational risk आफ्टर सेवरल हाई प्रोफाइल इंटरनल कंट्रोल फेलियर्स। ठीक है, तो काफी कंट्रोल फेलियर्स हो गए थे, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि कौन सा कैपिटल चार्ज हो गया, ऑपरेशनल रिस्क के लिए अपने कैपिटल चार्ज मेंटेन करना शुरू कर दिया, एंड चेंजिंग द फॉर्मूला ऑफ द कैपिटल इक्वल टू 8% इनटू क्रेडिट रिस्क प्लस द ऑपरेशनल रिस्क। सेकंड इट सेज, अब यहां पर इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन ए, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है?
बिकॉज जो कैपिटल चार्ज आपका ऑपरेशनल रिस्क के लिए था, वो एक की फीचर था बेसल 2A कोड का, 1996 अमेंडमेंट का नहीं था वो, राइट? तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। इट प्रोवाइडेड एन एक्सप्लिसिट कैपिटल कुशन फॉर द मार्केट रिस्क, राइट, अराइजिंग फ्रॉम द बैंक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो पर्टिकुलरली यही हुआ था 1996 में, जो बीसीबीएस है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, उन्होंने पब्लिश की थी अमेंडमेंट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लिसिट कैपिटल कुशन फॉर द प्राइस रिस्क, क्योंकि बैंक एक्सपोज थे, क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में लगे हुए थे, राइट? एंड यही मेन चीज किसकी डेफिनेशन है? मार्केट रिस्क की डेफिनेशन है। एंड फर्दर जो फॉर्मूला था वो भी इवॉल्व हुआ, लाइक, एंड फर्दर वो फॉर्मूला क्या हो गया? जो मिनिमम कैपिटल रेशियो थी उसमें क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क दोनों ऐड कर दिए गए। सो ऑप्शन बी इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इज बेसिकली ऑन द राइट पाथ। सो ऑप्शन बी इज द correct answer here. Okay, now let's move to question number 3. It says a bank is utilizing the standardized approach for credit risk. Standardized approach को use कर रहा है for the credit risk purposes. तीन approaches होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। It has extended a loan of rupees 75 lakh for purchase of residential house. The borrower has made a down payment such as the LTV ratio is 85%. And according to the rationalized risk weight guidelines for residential housing loans, what specific risk weight must the bank apply to this exposure? We need to answer accordingly. So as I was telling you कि बेसल नॉर्म्स के अंडर तीन तरह के अप्रोचेज हैं हमारे पास। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ पहले, उसके बाद विल बी गोइंग बैक टू द क्वेश्चन। वन, इट इज रिलेटेड टू द SA, दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। ये होती है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। दूसरी होती है FIRB। FIRB, दिस इज फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। थर्ड जो है दैट इज AIRB, दैट इज एडवांस्ड इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच इज देयर। ठीक है। अब यहां पर स्टैंडर्डाइज अप्रोच के केस में रिस्क वेटेज जो होती है वो असाइन की जाती है, दैट इज असाइंड, एंड एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से रिस्क वेटेज असाइन होगी। एंड लेट्स से एक लोन दिया 1 करोड़ का, ठीक है, एंड उसकी रिस्क वेटेज है 125%। तो रिस्क वेटेड एसेट कितना बन जाएगा? इट विल बी 1.25 करोड़। एंड उसके अकॉर्डिंग अब आपको कैपिटल जो होगी वो मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? एंड इन केस ऑफ द FIRB अप्रोच, जो फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच है, इस केस में जो बैंक है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को कैलकुलेट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को कैलकुलेट करता है। एंड जो बाकी फैक्टर्स होते हैं लाइक LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट, राइट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, राइट, एंड फॉर द मैच्योरिटी, these are being calculated prescribed by the regulator. ये regulator prescribe करेगा. So these three factors are prescribed by the regulator. And ये जो probability of default है, this is basically calculated or estimated by the bank itself. And when we are talking about the AIRB approach, इस केस में दो मेन चीजें, सभी कंपोनेंट कह लो वैसे, जैसे एक probability of default, फिर loss given default, right, and exposure at default, राइट, एंड मेच्योरिटी। तो ये कंपोनेंट सभी के सभी लगभग कौन मेजर करता है? बैंक ही मेजर करता है। काफी सोफिस्टिकेटेड बैंक्स ये सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं RBI से अप्रूवल लेने के बाद। इवन जो ये वाला सिस्टम है इसके लिए भी RBI का अप्रूवल चाहिए। अदरवाइज मोस्टली कमर्शियल बैंक जो है वो क्या फॉलो करते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, राइट? तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। अब इसमें क्राइसिल, केयर, आइक्रा, मूडीज, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो रिस्क वेटेड परसेंटेज को असाइन करती हैं। बेसिकली ये RBI प्रोवाइड करेगा, राइट? RBI प्रोवाइड करता है। लोन कैटेगरी के हिसाब से भी जो रिस्क वेटेड एसेट परसेंटेज होती है वो प्रोवाइड की जाती है। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द LTV रेशियो ओवर हियर। तो इस केस में क्या रहेगा? जो स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अकॉर्डिंग भी रहता है, तो LTV ज्यादा है तो ज्यादा रिस्की है, या LTV कम है तो कम रिस्की है? डेफिनेटली इफ LTV इज मोर, अगर LTV ज्यादा है तो रिस्क जो होगा वो भी ज्यादा रहेगा, एंड कैपिटल जो रहेगी वो भी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर LTV कम है, लोन टू वैल्यू रेशियो कम है, तो डेफिनेटली रिस्क भी कम है और कैपिटल जो मेंटेन करनी पड़ेगी वो भी कम मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? अब इस केस में क्या है? एक सिंपल सा चार्ट टेबल है। वी कैन बेसिकली बी रिलाइंग अपॉन द सेम। लेट्स से इंडिविजुअल हम हाउसिंग लोन की बात करते हैं, वेयर द LTV रेशियो इज फर्स्ट ऑफ ऑल द केस इज लेसर देन 80% और इक्वल टू 80%।
उसके केस में जो रिस्क वेटेज है डेट इज 35%, राइट। सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जहां पर एलटीवी इज ग्रेटर देन 80% बट अप टू 90%, अप टू 90%, वहां पर जो रिस्क वेटेज है डेट इज 50%। एंड इन केस इफ एलटीवी इज ग्रेटर देन 90%, right, then the risk weighted asset percentage is what? It is 75%, right? और वहीं पर अगर कमर्शियल रेजिडेंशियल हाउसिंग से रिलेटेड है, सीआरई आरएच से रिलेटेड है, तो उस केस में जो कोई भी एलटीवी हो तो रिस्क वेटेड एसेट परसेंटेज कितना है? 100% है। जो आरडब्ल्यूए का परसेंटेज है दैट इज 100%। एंड इवन कोई और भी हाउसिंग लोन है, टीजर रेट लोन है, कुछ है, तो उसके केस में भी कितना है? दैट इज अगेन हाउ मच? इट इज अगेन 100%। सिर्फ इंडिविजुअल हाउसिंग के केस में 80% तक का है तो 35% है, 80 टू 90, 80% अबव है, अप टू 90% है, देन इट इज अ केस कि आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे? देन इन दैट सिनेरियो आरडब्ल्यू परसेंटेज इज 50%। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 90% देन इट इज व्हाट? देन इट इज 75%। अब इस केस में क्या एप्लीकेबल रहेगा? अब एलटीवी परसेंटेज जो है दैट इज फॉलिंग बिटवीन 80 टू 90, 85% है ना, तो आरडब्ल्यू परसेंटेज कितना हो जाएगा? इट इज 50% विच विल बी चार्ज्ड, राइट। तो अमाउंट कितना था? 75 लाख का था। तो 75 लाख के ऊपर 35% के हिसाब से, अगर सॉरी 50% के हिसाब से इफ वी कैलकुलेट, देन इट इज 37.5 लाख। ये बेसिकली आपके पास क्या है? 37.5 lakh is a risk weighted asset. This is a risk weighted asset we have calculated, not the capital required, right? कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? अगर हम इंडियन बैंक की बात कर रहे हैं तो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 9%। इसको 9% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अपने सिंपल कैलकुलेटर साथ में जरूर लेके बैठो। सो 37.5 इंटू 9%, दैट इज 3.375, 3.375 lakh. This will be the capital which will be required, right? तो वो तो हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आंसर्स के बारे में। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस हियर, राइट। फर्स्ट वन सेज कि आपको जो वेटेज पड़ेगी इट विल बी 35%, 35% पड़ेगी एज दिस इज स्टैंडर्ड रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर द रेजिडेंशियल हाउसिंग लोन। इज इट द केस? नो, दैट इज नॉट द केस। रिस्क वेटेज के हिसाब से, एलटीवी के हिसाब से है। Second, it says 50% because the LTV ratio for this specific exposure exceeds 80%. Absolutely correct. Reason मैंने आपको already बता दी है. So this is going to be the answer for this question. Clear है? Now, let's go to the next question number 4. The Basel III framework introduced the non-risk based leverage ratio as a supplementary measure to the risk-based capital requirements. What was the primary deficiency in the pre-existing framework that this measure was specifically designed to address? And how is this ratio fundamentally calculated? So first of all, we need to know about the leverage ratio. कि leverage ratio होती क्या है उसके बारे में जानते हैं. Let me just mention over here, right? Leverage ratio क्या होती है? Let's have a look at it. सो लेवरेज रेशियो जो है वो एक नॉन रिस्क बेस्ड मेजर है जिसको एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें एक बैकस्टॉप की तरह वो एक्ट कर सके। ये रेशियो ना बेसिकली इस चीज को इंश्योर करती है कि बैंक्स एक्सेसिवली लेवरेज नहीं करेंगे, कि वो अपने अपने पास एसेट्स बहुत कम है या कैपिटल बहुत कम है उसके अगेंस्ट एसेट्स अपने बहुत ज्यादा बनाते रहे, राइट। ये मेन चीज थी। एंड फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है इसका? व्हाट इज द फॉर्मूला? जो टीयर वन कैपिटल है, टीयर वन कैपिटल डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सपोजर, दिस इज अ फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर द सेम। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एक्सेसिव लेवरेज से बचाना ताकि ओवर डिपेंडेंस ना हो जाए बैंक की डेप्ट के ऊपर। ये ना हो बैंक जो है वो यहां से लोन ले और यहां पर खुद बैठे हैं एज ए इंटरमीडियरी और फर्दर आगे लेंडिंग करते रहे, ऐसा ना हो। इस चीज को रोकना था पहली चीज। फर्दर बैकस्टॉप टू रिस्क बेस्ड कैपिटल इंश्योर करेंगे कि मिनिमम कैपिटल मेंटेन्ड है इवन इफ रिस्क वेट्स आर मैनिपुलेटेड, कि मिनिमम कैपिटल फिर भी मेंटेन रहे, राइट। फर्दर ये कंपैरेबिलिटी को भी इंप्रूव करेंगे। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट मेजर है अक्रॉस ऑल द बैंक्स जिसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं बैंक्स को, उनके पोर्टफोलियोज को, राइट। अब इसमें देखो, इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला इटसेल्फ,
तो फर्स्ट टर्म जो है दैट्स बेसिकली वी आर लेट्स से टॉकिंग अबाउट द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में क्या क्या चीजें, टीयर 1 कैपिटल है, सो इसका मतलब है कि इसमें या तो CET 1 कैपिटल है, ये राइट, एंड फॉर द AT 1 कैपिटल, दैट इज इट, ये चीज है, राइट। एंड ये फुल लॉस एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द टोटल एक्सपोजर, जो डिनोमिनेटर फैक्टर हमारा, राइट, तो इसमें ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, डेरिवेटिव्स, जो सिक्योरिटी फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन यानी कि जिनको हम SFTs कहते हैं, वो सब चीजें शामिल हो जाएंगी इसमें। एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर देयर, राइट, सब चीजें क्या हो जाएंगी, कवर्ड हो जाएंगी। अब बेसल 3 की ग्लोबल एक रिक्वायरमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स नाउ। सो हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट के बारे में, जो बेसल 3 की एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू लेवरेज रेशियो। ये सभी इंटरनेशनली जो एक्टिव बैंक्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है कि मिनिमम लेवरेज रेशियो जो मिनिमम मेंटेन करनी है, कम से कम 3% की लेवरेज रेशियो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ये सभी के लिए बेसिकली मैंडेटरी है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन बैंक्स, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन बैंक्स, राइट, तो इंडिया के रेगुलेटर ने थोड़ी सी बढ़ा दी, यानी कि जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली आपके इंपॉर्टेंट बैंक है, राइट, जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, DSIBs जिनको हम कहते हैं, उसके लिए मिनिमम जो लेवरेज रेशियो चाहिए दैट इज 4.5%। एंड बाकी जो SCBs हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो बाकी के हैं, उनके लिए मिनिमम ये 3.5% चाहिए। तो यहां पर RBI ने एक हायर लेवरेज रेशियो को बनाने के लिए बोला है, राइट। एंड बैंक्स को पब्लिकली डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पर अंडर द बेसल 3 पिलर 3, राइट। वो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनकी क्वार्टरली लेवरेज रेशियो कितनी है, दैट इज आल्सो टू बी लुक्ड इनटू। ठीक है जी, चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन पर वापस एंड आंसर करते हैं इसके ऑप्शंस को देखते हुए। इट वाज डिजाइन्ड टू काउंटर द बिल्डअप एक्सेसिव लेवरेज which occurred even when showed strong risk based capital ratios. It is calculated as tier 1 capital divided by the total on and off balance sheet exposures. So option A is correct, right? Definitely it is the correct answer. Option A जो बिल्कुल सही आंसर है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सही बताया गया, एवरीथिंग इज करेक्ट, सो ऑप्शन A is the correct answer here. बाकी सारी explanation already I have given to you. I hope that you must have learned the concept for this. Now let's move to the question number 5. In assessing its off-balance sheet exposures, a bank need to determine the credit equivalent amount for the performance bonds it has issued for a construction project. अगर कोई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है बैंक का, तो उसके लिए बैंक को क्रेडिट इक्विवेलेंट बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो बेसिकली एक परफॉर्मेंस बॉन्ड के लिए इशू किया गया, राइट, फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एंड अ शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स, दोनों के लिए फाइंड आउट करना है what are the appropriate credit conversion factors for these two instruments and what is the underlying logic for the difference, right? So जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द CCF, जो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर होता है वो क्या होता है, एंड आल्सो क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट क्या बनेगा। सो CCF जो होता है दैट इज क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर होता है, वो एक रेगुलेटरी परसेंटेज होती है जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जैसे कि गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, कमिटमेंट हो गया, उसको क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट में कन्वर्ट करती है। एंड फर्दर फिर उसे हम रिस्क वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस के लिए, राइट। सो CCF इन जनरल लैंग्वेज हमें सिर्फ ये बताता है कि हाउ मच एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम शुड बी ट्रीटेड एज द एक्चुअल एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट आइटम को एक्चुअल एक्सपोजर की तरफ से हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके बारे में बताता है। जैसे कि जहां पर तो डायरेक्ट क्रेडिट सब्सटीट्यूट है, जैसे कि गारंटीज हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गए, वहां पर कितना है, 100% रहता है, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर इज 100% इन दैट सिनेरियो। अगर परफॉर्मेंस रिलेटेड गारंटी की बात करें, वहां पर पार्शियल एक्सपोजर होता है तो 50% चाहिए। जहां पर शॉर्ट टर्म रिलेटेड एलसीज होती हैं, राइट, सेल्फ लिक्विडेटिंग होती हैं, वहां पर 20% चाहिए। अगर कमिटमेंट 1 साल से ज्यादा है तो 50%, अगर 1 साल या उससे कम है तो 20%, अनकंडीशनल अगर कैंसिलेबल कमिटमेंट है तो 0% क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर विल बी देयर, राइट। नाउ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स आंसर इट अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं। वन इट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस बॉन्ड, एक जो फैक्टर है वो है परफॉर्मेंस बॉन्ड से रिलेटेड, एंड दूसरा जो है इट्स रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड लेटर ऑफ क्रेडिट।
सेल्फ लिक्विडेटेड ट्रेड लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब देखो जहां पर तो शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटेड पर्टिकुलरली लेटर ऑफ क्रेडिट है, वहां पर सीसीएफ रहेगा 20%। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस गारंटी, वहां पर कितना है, दैट इज 50%, क्योंकि पार्शियल एक्सपोजर है। इन दैट सिनेरियो द पार्शियल एक्सपोजर इज देयर, राइट। इसको मॉडरेट कंसीडर किया जाता है बिकॉज बैंक पार्शियल एक्सपोजर के बीच में है। एंड फर्दर जो शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, तो उसे लो रिस्क कंसीडर किया जाता है बिकॉज शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए है, एंड ये ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगी जैसे ही ट्रेड कंप्लीट होगा। एंड इसमें जो ट्रेड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी कम रहती है। दैट इज अ मेन सिनेरियो रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो ये मेन चीज होती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस को देखते हैं फटाफट से। ऑप्शन 8 सेज 100% फॉर द परफॉर्मेंस बॉन्ड, ऐसा नहीं है, 50% होता है। सो 50% फॉर द परफॉर्मेंस बॉन्ड, 20% फॉर द trade letter of credit, because the risk of drawdown on performance bond is considered higher than a short term goods related letter of credit. That's absolutely true, right? So option जो है यहाँ पर B, that is absolutely correct for this question. So answer is option B here. सही है। Now let's move toward the question number 6. A bank in India reports a common equity tier 1 capital ratio of 6.25%. मैं एक बार टेबल आपको यहाँ पर बता देता हूँ, राइट। लेट मी गिव यू द टेबल फॉर द सेम, सो आपको ज़्यादा बेटर एक आइडिया हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही टेबल बताता हूँ। सो सी, जहाँ पर तो डायरेक्ट क्रेडिट सब्सटीट्यूट है, वेयर वी आर सेइंग कि डायरेक्ट क्रेडिट का सब्सटीट्यूट है, वहां पर तो 100% है। जो रिस्क वेट ऐसे आपका सीसीएफ है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सीसीएफ फैक्टर ओवर हियर, राइट, वो 100% है। जहां पर परफॉर्मेंस रिलेटेड गारंटीज है, वहां पर हो गया 50%, ठीक है जी। जहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेड है, राइट, शॉर्ट टर्म ट्रेड रिलेटेड एलसी होती है जहां पर, वहां पर 20%, लाइक वी कंसीडर्ड इन द क्वेश्चन। एंड एक कमिटमेंट बेस पर होता है, लाइक जहां पर कमिटमेंट जो है डेट इज ग्रेटर देन 1 ईयर, यानी कि शॉर्ट टर्म से बड़ी है कमिटमेंट, वहां पर 50% रहेगा, ठीक है। और जहां पर कमिटमेंट जो है लेसर देन इक्वल टू 1 ईयर है, वहां पर अगेन 20% रहेगा। एंड इन केस इफ इट इज अनकंडीशनली कैंसिलेबल, अनकंडीशनली कैंसिलेबल, जिसको अनकंडीशनली कैंसल किया जा सकता है, राइट, उस सिनेरियो में 0% आपका सीसीएफ रहेगा, 0% सीसीएफ विल बी देयर, ठीक है। तो अगर इतनी सी चीजें आपको याद है तो डेफिनेटली क्वेश्चन कोई भी आ जाए सीसीएफ से रिलेटेड, आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स अ कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशियो ऑफ 6.25%। कंसिडरिंग द कैपिटल कन्वर्जन बफर सीसीबी फ्रेमवर्क, what specific constraint on distributing earnings like dividends will this bank face, and what is the primary goal of this constraint? First of all, let's learn about the CCB. देखो जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है ना, सीसीबी जो होता है वो एक एडिशनल लेयर ऑफ कैपिटल है जो बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ती है अबव द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल। जैसे आरबीआई है, ठीक है। पहले तो बीसीबीएस की बात करते हैं। बीसीबीएस कहता है, बीसीबीएस बेसिक कमिटी इन बैंकिंग सुपरविजन कहती है कि आपको टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल मेंटेन करनी है। टीयर 1 कैपिटल में ये कहते हैं कि आपको सीईटी 1 मेंटेन करना है 4.5%, प्लस आपको एटी 1 मेंटेन करना है, ये करना है 1.5%, और फिर ये कहते हैं प्लस आपको टीयर 2 कैपिटल मेंटेन करनी है, ये 2% मेंटेन करनी है। टोटल कैपिटल बन गई आपकी 8% की। ये इंटरनेशनल आपका लॉजिक है। ये मिनिमम कैपिटल, दिस इज अ मिनिमम कैपिटल दैट वी मेंटेन, यानी कि रेगुलेटर ज्यादा कैपिटल इंपोज कर सकते हैं। तो उसी चीज में ऐड करते हुए जो इंडियन रेगुलेटर है यानी कि आरबीआई है, वो कहता नहीं जी आप 4.5 नहीं करोगे, आप 5.5 करोगे, रेस्ट ऑल इज सेम। तो टोटल कैपिटल इंडिया के हिसाब से बनती है 9%, जो मेंटेन करनी पड़ेगी। दिस इज आल्सो द मिनिमम कैपिटल विच इज टू बी मेंटेन, राइट। ये चीज होगी है। अब इस रेगुलेटरी कैपिटल से ऊपर क्या मेंटेन करना पड़ता है? सीसीबी, कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज 2.5% ऑफ द रिस्क वेट एसेट्स,
एंड ये भी सीईटी वन कंपोनेंट की फॉर्म में होता है, यानी कि जो कंपोनेंट्स सीईटी वन को बनाते हैं वही कंपोनेंट सीसीबी को भी बनाएंगे। एंड इसके अलावा भी एक कैपिटल बफर मेंटेन होता है, दैट इज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, दैट इज ट्रिपल सीबी भी मेंटेन होता है, राइट, वो भी मेंटेन होता है। इसके अलावा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एनएसएफआर, ये भी मेंटेन होती है, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए हम बात करें किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द सीसीबी। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो सीसीबी का वो यही होता है कि हम जब हमारा नॉर्मल टाइम चल रहा है तो एक बफर क्रिएट कर लें, ताकि इन केस अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, तो हम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को ब्रीच किए बिना हम सही से चल पाएंगे। दैट इज द मेन थिंग, यही होता है ना आपके पास। सो यही चीज सिंपली सीसीबी और कुछ भी नहीं है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। क्वेश्चन में कहा गया है रिलेटेड टू द फैक्ट कि एक बैंक है जिसका सीईटी वन जो रेशियो है दैट इज 6.25%। कौन सी रेशियो दी गई है, सीईटी वन की रेशियो 6.25% दी गई है। नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द टीयर वन, इट्स द सीईटी वन रेशियो वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो आपके पास सीईटी वन की जो रिक्वायरमेंट बनती है सीसीबी को मिला करके प्लस, अब सीईटी वन की अगर टोटल रिक्वायरमेंट की बात करें सीसीबी को मिला करके वो कितनी बनती है, सीईटी वन कितना है, सीईटी वन कितना चाहिए, 4.5% चाहिए इंटरनेशनल के हिसाब से, इंडियन नहीं बोला ना अभी। प्लस सीसीबी कितना चाहिए, 2.5% चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए, 7% चाहिए ना सीईटी वन का परसेंटेज। लेकिन इसने कितना मेंटेन किया, बैंक ने 6.25% का मेंटेन किया। द बैंक इज मेंटेनिंग 6.25% ओनली, राइट। अब इसमें कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो टेबल है जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, लेट मी ड्रॉ दिस टेबल फॉर यू। ऊपर वाले क्वेश्चन में वी आर नॉट हैविंग द स्पेस, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। इसी को रब कर देते हैं एंड लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। चलिए मैं आपको टेबल बताता हूँ। सो इन केस अगर आपकी सीईटी वन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन है 6.75% एंड अप टू है 7%, फिर तो आप अपनी अर्निंग्स का मिनिमम 20% रिटेन करोगे, मिनिमम 20% रिटेन करोगे एंड 80% डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है। यानी कि रिटेंशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटेंशन कितना चाहिए जो आप अपने प्रॉफिट्स को रिटेन करोगे, अर्निंग्स को रिटेन करोगे उसके बारे में, राइट। फिर उसके बाद 0.5 का गैप है, लाइक इट विल बी 6.25 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6.75 एंड देन इट विल बी 6.25 5.75 हो जाएगा, 5.75 एंड 6.25 एंड सो ऑन, इस तरह से टेबल चलता रहेगा। एंड यहाँ पर टेबल किस तरह जाएगा, 2020 की कैप पर 40%, 60% एंड फर्दर 80% देन 100%, राइट। वो भी वैल्यूज में लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक द अनदर वन इट विल बी इक्वल टू 5.25, 5.25 टू 5.75 एंड द लास्ट वन इट इज इक्वल टू लेसर देन और इक्वल टू 5.25 इट इज, जितना भी हो लेसर होगा तो उसके केस में ये रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा 80% और ये रहेगा 100%। नाउ इन द क्वेश्चन गिवन अबव, इफ वी लुक एट द क्वेश्चन गिवन अबव, यहां पर देखो ध्यान से क्या बोला गया है, 6.25% है, सीट में कितना मिनट है, 6.25%। तो 6.25% वाला कहां पे आ रहा है रेंज, ग्रेटर देन तो था आपके पास, अप टू 6.25 वाला कहां आ रहा है, दिस इन द दिस ब्रैकेट, अंडर दिस ब्रैकेट थर्ड वाले में आ रहा है। तो प्रॉफिट कितना रिटेन करना पड़ेगा, हाउ मच प्रॉफिट इज टू अर्निंग्स आर टू बी रिटेन्ड, 60% अर्निंग्स आर टू बी रिटेन्ड, राइट। 60% अर्निंग्स को रिटेन करना पड़ेगा एंड मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड कितना है, मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड रहेगा दैट इज 100 माइनस 60, दैट इज 40% डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, ठीक है जी। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, बैंक इन इंडिया रिपोर्ट सीईटी वन कैपिटल रेशियो 6.25% कंसिडरिंग द कैपिटल कंजर्वेशन बफर सीसीबी फ्रेमवर्क, व्हाट स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग अर्निंग्स लाइक डिविडेंड्स विल दिस बैंक फेस एंड व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस, एंड प्राइमरी गोल क्या है उसके बारे में बताना है। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि कहां पर हमारा आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन डी सीम्स टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी सीम्स टू बी राइट आंसर और व्हाट, ठीक है। तो कौन सा आंसर बन रहा है यहाँ पर इस केस में, अब इन दिस सिनेरियो इफ यू लुक एट 60% जो है आपको प्रॉफिट जो है वो रिटेन करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द
Correct answer. That bank must retain 60% of the earnings. A moderate constraint is there. राइट एंड ये कॉन्स्टेंट क्यों है बिकॉज बैंक्स को सीसीबी का रेशियो मेंटेन करना होता है फिर दैट इज नॉट मेंटेन तो ये कॉन्स्ट्रेंट लग जाता है देन दिस कॉन्स्ट्रेंट इज देयर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कैपिटल को कंजर्व करना चाहते हैं एंड बफर को बनाया जाता है ताकि लिमिट्स को जो भी पे आउट है उनको लिमिट किया जा सके पे आउट्स को हम लिमिट कर दे राइट दैट इज द थिंग. Now let's move to the question number 7. It says pillar 3 of the Basel II Accord, market discipline is intended to reinforce the minimum capital and supervisory review pillars. What is the fundamental mechanism through which the pillar 3 operates and what specific disclosures are mandated at a higher frequency than the standard semi-annual basis? So first of all, let's understand about the third pillar. सो द पॉइंट इज कि मार्केट डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए बैंक्स को डिस्क्लोज करनी पड़ती है कुछ एक डिटेल्स जैसे कि रिस्क एक्सपोजर से रिलेटेड या फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या यूज कर रहे हो कैपिटल एडिक्वेसी है कि नहीं है रेमुनरेशन की कैसी प्रैक्टिसेस हैं लेवरेज कितना है आपका लिक्विडिटी कितनी मेंटेन्ड है इससे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो एनालिस्ट होते हैं रेगुलेटर होते हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं राइट. अब बेसिकली जो की कैपिटल आपके रिस्क मेट्रिक्स होते हैं उनको क्वार्टरली बेसिस पर आप डिस्क्लोज करते हो और जहां पर लेट्स से कुछ एक डिटेल डिस्क्लोजर्स होते हैं वो सेमी एनुअली या एनुअल बेसिस पे की जाती है राइट. एंड डिस्क्लोजर कहाँ पे होता है बैंक की वेबसाइट के ऊपर या एनुअल रिपोर्ट्स में यू कैन बी डिस्क्लोजिंग द थिंग्स राइट. एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर फॉर्मेट होता है लाइक बेसल 3 खुद प्रिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट को टैबलेट्स बताता है फॉर कंसिस्टेंसी ताकि जो कंपेरेबिलिटी हो वो हो पाए अक्रॉस द डिफरेंट बैंक्स राइट. तो इसमें जो कैपिटल डिस्क्लोजर टेम्पलेट है वो भी शामिल है एलसीआर का डिस्क्लोजर टेम्पलेट शामिल है दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट. अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं. अब क्वेश्चन कह रहा है कि पिलर 3 जो है मार्केट डिसिप्लिन जो है इंटेंडेड करता है कि रीइंफोर्स करता है बिकॉज ये सपोर्ट करता है किसको पिलर 1 को एंड पिलर 2 को. पिलर 1 जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट पिलर 1 इज रिलेटेड टू द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट राइट. पिलर 2 जो है वो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के साथ रिलेटेड है. तो पिलर 3 जो कि मार्केट डिसिप्लिन के साथ रिलेटेड है वो बेसिकली सपोर्ट करता है पिलर 1 को एंड पिलर 2 को सपोर्ट करता है राइट. अब पिलर 3 में बहुत से ऐसे डिस्क्लोजर्स होते हैं जहां पर क्वार्टरली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है लाइक कैपिटल रेशियो से रिलेटेड मैं लिख देता हूं एक बार. सो इफ वी टॉकिंग अबाउट द क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कैपिटल रेशियोज जो होती हैं व्हाट्सोएवर द कैपिटल रेशियो सीईटी 1 का रेशियो कितना है टीयर 1 का रेशियो कितना है ये सब चीज़ें. इवन जो रिस्क वेड एसेट्स होते हैं ये भी क्वार्टरली बेसिस पर बताने होते हैं. इवन जो लेवरेज रेशियो होती है लेवरेज रेशियो राइट या एलसीआर है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है ये भी क्वार्टरली बेसिस पर बतानी होती है राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो क्वार्टरली बेसिस पर आपने बतानी है. एंड बेसल 3 जो है वो पब्लिक डिस्क्लोजर्स के ऊपर ही ऑपरेट करता है खास करके पिलर 3 राइट. एंड जिसमें प्रूडेंशियल मेट्रिक्स हैं जैसे कैपिटल रेशियो आरडब्ल्यूएस लेवरेज रेशियो एलसीआर जो होते हैं इनको क्वार्टरली बेसिस पर बताना पड़ता है इंस्टेड ऑफ एनुअल बेसिस और सेमी एनुअल बेसिस. अब ऑप्शंस को देखते हैं. इट वर्क्स बाय having regulators publish a risk score for each bank, which pressures them to improve. Disclosure related to operational risk events must be made quarterly. It requires banks to obtain disclose credit ratings for all the asset classes, allowing the market to react. All disclosures must be made quarterly. It enables market participants to assess the bank's risk and capital adequacy through enhanced disclosure, creating pressure from prudent behavior. Disclosures on capital adequacy and credit risk are required quarterly. It mandates that banks host semi-annual calls with analysts to discuss their risk profiles. Only disclosures about changes in senior management are required quarterly. So which is going to be the correct answer here? Definitely option A तो correct answer नहीं है. मैकेनिज्म इज डिस्क्लोज बाय द बैंक्स. ठीक है अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो जो मैकेनिज्म होता है वो डिस्क्लोज होता है बैंक के द्वारा. कोई स्कोर पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी तो पिलर 3 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप बैंक की अपनी रिस्क प्रोफाइल को डिस्क्लोज करना है एंड कैपिटल को डिस्क्लोज करना है. क्रेडिट रेटिंग नहीं लेनी सभी एसेट्स की वो नहीं है उसका फंडा राइट. इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सी तो डेफिनेटली पिलर 3 मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करता है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि रिस्क कितना है कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है. वो इनहांस्ड आपको डिस्क्लोजर्स के थ्रू चीजें पता लग जाएंगी
राइट? एंड फर्दर एक प्रेशर भी क्रिएट होता है, एंड डिस्क्लोजर्स होते हैं कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर एंड क्रेडिट रिस्क के ऊपर, दोज आर एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, राइट? सो ऑप्शन सी इज द absolute correct answer for this question. So this is the correct answer for the question number 7. Now let's move toward the question number 8. Question number 8 says a bank is calculating its common equity tier 1 capital. Its balance sheet includes paid up capital, statutory reserves, revolution reserves from its properties, and foreign currency translation reserves. As per the Basel III framework amendments, how must the revolution reserves and foreign currency translation reserves be treated for the purpose of this calculation? देखो सिंपल सा फैक्ट आपको बताता हूँ, जो यहाँ पर ये कंपोनेंट है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, रिवोल्यूशन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स, ये सभी सीईटी वन का ही पार्ट है. दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीईटी वन, राइट? दोनों को शामिल किया जाता है किसमें? सीईटी वन में. लेकिन 100% वैल्यू को नहीं. जो फॉरेन ट्रांसलेशन रिजर्व्स होते हैं इनको शामिल किया जाता है एट 25% डिस्काउंट. 25% डिस्काउंट का मतलब है 75% वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है. और जो हमारे पास होते हैं रिवोल्यूशन रिजर्व्स, ठीक है, दीज आर एक्यूमुलेटेड एट 55% डिस्काउंट. यानी कि सिर्फ और सिर्फ 45% वैल्यू जो होती है उसको कंसीडर किया जाता है. एंड जो ये रिवोल्यूशन रिजर्व है, पहले ये टीयर 2 का कंपोनेंट हुआ करता था, बट नाउ दिस इज अ कंपोनेंट रिलेटेड टू द टीयर 1 कैपिटल, राइट? So both can be included in CET1 as they have represent the economic value belongs to the shareholders. Both are included fully, not fully. Fully तो include नहीं करते हैं. Revaluation reserves are included at 45% discount. No, these are included at for 55% discount, right? And while the foreign currency translation reserves at 75% discount, no, that is also wrong. Both are fully deducted. Fully deduct भी नहीं करते, ये भी गलत हो गया. Option D it says revaluation reserves are included in the CET1 capital at 55% discount. Very right. And foreign currency translation reserves are included at 25% discount. Absolutely correct. ठीक है, तो आंसर is option D for the question number 8. After that, it's a question number 9. It says when comparing the regulatory capital requirements set by the Basel Committee on Banking Supervision with those mandated by the Reserve Bank of India, a key difference emerges. What are the specific minimums of the total capital and the total tier 1 capital ratio as per the Reserve Bank of India guidelines? And what important regulatory principle does this difference exemplify? आरबीआई रिक्वायर्स 8% सीआरएआर. ये कह रहा है कि आरबीआई चाहती है कि 8% सीआरएआर मेंटेन हो, 6% टीयर 1 मेंटेन हो, विच इज आइडेंटिकल टू बीसीबीएस. ऐसा तो नहीं है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या बताया था मैंने ऊपर आपको, कि गाइडलाइंस अलग है. बीसीबीएस क्या कहता है? बीसीबीएस का लिखते हैं फंडा, यहां पर लिखते हैं हम लेट से सीईटी 1, और फिर आ गई 81, एंड देन टीयर 2 कैपिटल. Tier 2 capital. As per the BCBS, if we talk about CET1 is 4.5%, 81 is 1.5%, right? And Tier 2 is 2%. And if we talk about the Reserve Bank of India, तो इनके हिसाब से कितनी है? As per them, the CET1 is 5.5%, 81 is 1.5%, and Tier 2 is 2%. So CET1 if we talk about, ठीक है, आरबीआई के केस में CET1 कितनी बनती है? It is 7%. एंड इनके केस में कितनी बनती है? 6% बनती है. तो डिफरेंस तो है ना, आइडेंटिकल का है, राइट? आरबीआई रिक्वायर्स 8% सीआरएआर. इज इट सो? आरबीआई को सीआरएआर तो 9% चाहिए, सो दैट इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी इट सेज आरबीआई रिक्वायर्स 11.5% सीआरएआर. इज इट सो? नो, 11.5% होना चाहिए. आरबीआई रिक्वायर्स 9% सीआरएआर. ऑप्शन सी कह रहा है, बिल्कुल सही है, 9% चाहिए सीआरएआर, तो कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो. इसको सीएआर भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं. इसमें आपको पता होना चाहिए, राइट? 7% टीयर 1 बिल्कुल सही है. 7% कैसे बना? 5.5% प्लस 1.5%. अभी मैंने आपको नीचे दिखाया, राइट? ये लीजिए 7% बन रही है ना आपके पास. डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रिंसिपल दैट द नोशनल रेगुलेटर्स कैन सेट प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स अबव द इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स. अब जो बीसीबीएस ने स्टैंडर्ड्स दिए वो इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं. हम चाहे तो स्टैंडर्ड्स को रेज करके अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स को रख सकते हैं, राइट? सो ऑप्शन सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर हियर. So option C is the correct answer for the question number 9. Now let's move to the question number 10. It says a bank is calculating its capital charge for operational risk using the basic indicator approach. तो basic indicator approach का इस्तेमाल कर रहा है बैंक.
अलग अलग अप्रोच होती हैं, लाइक वी आर हैविंग द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, वी आर हैविंग द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, राइट? अलग अलग अप्रोच है। तो बैंक्स ग्रोस इनकम फॉर द लास्ट 3 year was 4,000 crore, 4,500 crore, 5,000 crores. However, in the most recent year, the income figures included a substantial profit from the sale of securities were held till maturity category. How must the bank proceed to calculate the capital charge as per the defined methodology? तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में बताना है। द कैपिटल चार्ज इज 15% फॉर द एवरेज ऑफ 3 रिपोर्टेड ग्रॉस इनकम फिगर्स, ऑल रिपोर्टेड इनकम इज इंक्लूडेड। देखो, अब ये स्पेसिफिक जो रेगुलेटरी डेफिनेशन है ग्रॉस इनकम की, बेसिकली वो अप्लाई कर रहा है, राइट? लेकिन इसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी कुछ एक आइटम्स को लेकर के, दैट इज टू बी डन। ऑप्शन बी कह रहा है द कैपिटल चार्ज ऑफ 15% इज ओनली द मोस्ट रिसेंट ग्रॉस ईयर इनकम, वो कंक्लूड होगा, ऐसे दोनों होता है। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के केस में सिंपल सा फंडा होता है दैट यू कैलकुलेट द एवरेज फॉर द 3 ग्रॉस इनकम्स, राइट? ग्रॉस इनकम जो ईयर 1 की है, ग्रॉस इनकम ईयर 2 की है, प्लस ग्रॉस इनकम ईयर 3 की है, जो पॉजिटिव इनकम है, एंड डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा जो है फिक्स्ड है, 15% की वैल्यू है, राइट? तो लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बिकॉज यहां पर कहा गया कि पर्टिकुलरली क्या इंक्लूडेड अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आपने जो सिक्योरिटीज रखी थी एचटीएम कैटेगरी में, हेल्ड टिल मैच्योरिटी बेसिस के ऊपर उनको बेचा है, उनका प्रॉफिट है, उसको भी तो एडजस्ट करना है। ऑप्शन सी सेज द कैपिटल चार्ज इज 15% of the 3 year average gross income, but the definition of gross income for this purpose requires excluding items like profit from the sale of the HTM securities before averaging. Absolutely true. Absolutely true, right? So option C will be the correct answer. ऑप्शन सी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब इसके बेस पर इफ यू वांट मी टू कवर अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, just do WhatsApp numerical and I'll be covering it in the next video. So that will be all related to this video. I hope that you must have enjoyed the session and further आपने बहुत से concepts सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड द कंप्लीट कोर्स इज अवेलेबल, आपको सिंपली लिखना है CIB अर्ली बर्ड और उसे व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 8360944207 and I'll be sharing all the details with you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.